वेरी वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ परिवार। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रीति परिहार और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं सिग्नल एंड सिस्टम। आज के लेक्चर में हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 3 इसका नाम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यूनिट 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म बहुत अच्छे से आ गया है, फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत इजी हो जाता है। जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म था एग्जैक्टली सेम ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। और जब आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा उसके बाद क्या होगा, अगर कोई क्वेश्चन है जो फोरियर से नहीं सॉल्व हो पाता है उसे बहुत इजीली लाप्लास से सॉल्व कर सकते हैं। मान लो आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया, कोई क्वेश्चन हमने लाप्लास से सॉल्व कर दिया, लाप्लास के क्वेश्चन जो सॉल्व हो गया उसी की जगह ही बस वैल्यू पुट करनी होती है, किसका आंसर आ जाता है? फोरियर ट्रांसफॉर्म का आंसर आ जाता है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म और लाप्लास बिल्कुल क्या होते हैं? एक दूसरे के बिल्कुल सेम होते हैं, सिर्फ अंतर कितना होता है? एक छोटे से प्लेस का। अभी हम पढ़ लेंगे वो। जैसे हम फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं तो हम किस में डील करते हैं? टाइम डोमेन में। हम क्या देख रहे थे कि कोई भी चीज आती है वो टाइम डोमेन में लेते हैं और फ्रीक्वेंसी डोमेन में, मतलब ओमेगा में या एफ में चेंज कर देते हैं। इन्वर्स करते हैं तो फ्रीक्वेंसी से किस में कर देते हैं? टाइम डोमेन में चेंज कर देते हैं। यही चीज हम फोरियर में और इन्वर्स फोरियर में कर रहे थे। तो अगर हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म करना हो या इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म करना हो और हमें लाप्लास आता है तो हम बहुत इजीली वहां से अपनी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। या फिर हमने फोरियर बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो फोरियर जहां हमें आता है वहीं पे ही कुछ फॉर्मूलेज में चेंज करके वैल्यू पुटअप करके हम क्या ला सकते हैं? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ला सकते हैं। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा सिमिलर से ही होते हैं। लाप्लास में जो हम डील करते हैं वो किससे करते हैं? कॉम्प्लेक्स वैल्यू से। जैसे अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? टाइम पीरियड, फंडामेंटल, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीजें पढ़ रहे थे। लाप्लास में क्या होता है? कन्वर्जेंस होता है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, आरओसी जिसे बोलते हैं। आरओसी होता है टाइम पीरियड की जगह। तो जो चीजें हम पहले कहते थे टाइम पीरियड इस वाले सिग्नल का और इस वाले सिग्नल का सेम होगा तब जाके हमारी ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ उसकी जगह बस क्या हो जाता है? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देखते हैं और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की वजह से ही थोड़ा सा चेंज किस में आ जाता है? फॉर्मूले में आ जाता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक तरीके से क्या है? सेट है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का। क्या है? एक तरीके से सेट है, या जिसे हम जो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को क्या करते हैं? इसमें सॉल्व करते हैं, या ये कहो इंटीग्रो डिफरेंशियल मॉडल है किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। कि इसमें हमारी क्या करी जाती है? कॉम्प्लेक्स इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करी जाती हैं। किसके थ्रू? लाप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू। या कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट या नेटवर्क सर्किट को हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू इजीली क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी सेम जितनी प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ी थी एग्जैक्ट सेम बिल्कुल किसकी तरह है? फोरियर ट्रांसफॉर्म की तरह होती है। हमने जब फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा था तो हम क्या चीज पढ़ रहे थे? xt इज इक्वल्स टू, फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात चल रही है कि जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे थे तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में हमें क्या निकालना होता है कि xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म, xt का जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो कितना आता है हमारा? x ओमेगा आता है xt की फोरियर ट्रांसफॉर्म में। तो जब हम यहाँ पर क्या करेंगे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे। कोई सिग्नल है xt और उसका हमें क्या करना है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ आता है XS। ये तो है सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन कि जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म करते थे तो अपनी वैल्यू को किस में लिखते थे? x ओमेगा में लिखते थे, f j ओमेगा में लिख लेते थे, या फिर x में लिख लेते थे f में, या j ऑफ f में लिखते थे। यही तो था, या तो ओमेगा लिख लो इसे या j ओमेगा लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे तो xt सिग्नल का जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने पर हमें क्या वैल्यू मिलती है? जब हम क्या करते हैं? लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे हम उसको बोलते हैं x ऑफ s। कुछ जगह ऐसे भी लिखा रहता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ xt, ऐसे भी लिख देते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ xt। तो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ xt को किससे डिनोट कर रखा है? xs से डिनोट कर रखा है। तो जब हम xt का लाप्लास करते हैं तो हम उसे किससे डिनोट करेंगे? xs से डिनोट करेंगे। अब इसमें जब हम लाप्लास फोरियर ट्रांसफॉर्म करते थे x ओमेगा का, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म हम किसके बराबर लिखते थे?
एक्स ओमेगा, ओमेगा लिखो या जे ओमेगा लिखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उससे। इसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म करा था तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स ऑफ टी, जो सिग्नल मिलता है उसी का ही तो हम क्या करते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं। एक्स ऑफ टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा dt, यही तो होता था इस t की रेस्पेक्ट में, यहाँ पे वैल्यू से हम क्या कर देते थे, डिफरेंशिएशन कर देते थे। तो x ओमेगा या x ऑफ j ओमेगा इज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स टी की पावर माइनस j ओमेगा t। ये हमारा क्या होता था, फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये क्या है, किसी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये हमारा होता है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। अब हमें जो फॉर्मूला बनाना है वो किसका बनाना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का बनाना है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि हम ये जो फोरियर सीरीज है हमारी, ये हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म है जो हमने एक्स टी का निकाला। तो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है ये हमारा किस पे डिपेंड करता है, हम जो ये लिमिट देखते हैं कि हमने कुछ तो एग्जिस्टेंस पढ़ा था कि फोरियर सीरीज हमारी या फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो फोरियर सीरीज की एग्जिस्टेंस है वही एग्जिस्टेंस किसकी है, फोरियर ट्रांसफॉर्म की एग्जिस्टेंस है। सेम एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल वाली प्रॉपर्टी थी, और सेकंड में क्या थी, एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल होना चाहिए, और हमारा फाइनाइट डिसकंटिन्यूअस होना, डिसकंटिन्यूटी पता होनी चाहिए, फाइनाइट मैक्सिमम और मिनिमम पता होना चाहिए, फाइनाइट सिंगल वैल्यूड होना चाहिए या सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। तो फोरियर सीरीज की हमें पता है कि एग्जिस्टेंस क्या होती है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर सीरीज डिपेंड ऑन द फैक्ट कि हमारा ये जो एक्स ऑफ ओमेगा है, ये जो एक्स ऑफ ओमेगा है ये हमारा क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट के बीच में होना चाहिए, या हम क्या कहते हैं लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। ये किसकी कंडीशन है, एफ टी की, कि अगर फोरियर सीरीज एग्जिस्ट कर रही है तो जो हमें एग्जिस्टेंस बताई थी उसमें तो जरूर एग्जिस्ट करेगी, लेकिन जो हमें कंडीशन नहीं बताती उसमें भी एक कंडीशन क्या है कि हमारी जो फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करती है या एग्जिस्टेंस हम बताते हैं, उसमें हम ये बताते हैं कि ये जो लिमिट हमारी होगी ये हमारी क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट से छोटी होनी चाहिए फोरियर सीरीज की एग्जिस्टेंस के लिए। कि क्या कहेंगे हम, या फिर ये कह दो कि एक्स ऑफ ओमेगा शुड बी लेस देन इनफाइनाइट। फोरियर सीरीज ट्रांसफॉर्म के एग्जिस्टेंस की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, या फिर हमें ये निकालना है कि जब ये वैल्यू हम कर लेते हैं, ये वाली चीज कर लेते हैं, तो कुछ जगह क्या होता है, कुछ इक्वेशन में, जैसे कि e की पावर माइनस एटी वाली चीज बोली थी कि e की पावर माइनस एटी होती है, जहां a की वैल्यू हमने क्या कहा था कि ये वैल्यू जब भी वैलिड होगी जब हमारा a क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। जब ये सॉल्व करा था तो साइड में ऐसे लिखा था a इज ग्रेटर देन 0, कि इसके लिए हमारा a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लेकिन कुछ के लिए क्या होता है, कुछ सिग्नल के लिए, जिसे इस टाइप के कुछ सिग्नल होते हैं, इन सिग्नल के लिए हमारा जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, सिग्नल को हम क्या नहीं कर सकते, इसका हम फ्रीक्वेंसी में डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते। इसे हम सॉल्व भी कर लेते हैं, लेकिन सॉल्व करने के बाद भी इसका हम क्या नहीं करते, फ्रीक्वेंसी में डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते हैं इन सिग्नल का। सभी सिग्नल का नहीं कह रहे हैं, कुछ सिग्नल फोरियर ट्रांसफॉर्म में ऐसे होते हैं जो एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल भी होते हैं, मतलब एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल नहीं होते हैं, लेकिन उनका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल जाता है। तो कुछ ऐसे सिग्नल के साथ क्या होता है कि इनका हम क्या नहीं कर सकते, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसी फॉर्मूले में जो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आता है, या इसी में ही हमें एक्स्ट्रा कन्वर्जेंस ऐड करना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा हमें क्या ऐड करना पड़ता है, जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का अभी हमने क्या फॉर्मूला देखा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी, ऐसे देखा था ना कि ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी है इंटू डी टी। अगर हमें इसका भी करना है तो ई की पावर माइनस एटी यू टी को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे। अब क्या कहा है कि ये लेकिन हमारा क्या नहीं कर पाती, फ्रीक्वेंसी को डिस्क्राइब नहीं कर पाती, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिप्शन इसमें पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए हम एक एक्स्ट्रा कन्वर्जेंस ऐड करते हैं जिसे क्या बोलते हैं, सिग्मा। क्या करते हैं, हम एक एक्स्ट्रा कन्वर्जेंस ऐड करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा। ये एक्स्ट्रा कन्वर्जेंस होता है सिग्मा।
एक रियल और पॉजिटिव वैल्यू होती है, जिसे हम क्या करते हैं इसमें ऐड करते हैं, क्या करने के लिए, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिप्शन के लिए। तो अगर इसमें हम जे ओमेगा में क्या ऐड करें, सिग्मा, इस तरीके से लिख लिया, माइनस जे ओमेगा था, वो माइनस टी वाला पार्ट होता है वो बाहर ही रखा, जे ओमेगा में कितना ऐड करा, सिग्मा हमने जे ओमेगा में ऐड कर लिया। अब इसका क्या हो सकता है, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिप्शन होता है। अब इसका क्या हो सकता है, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिप्शन हो सकता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्म हुआ, अब जो xt का ट्रांसफॉर्म हुआ, इसी ट्रांसफॉर्म को हम क्या कहते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। इसी ट्रांसफॉर्म को हम क्या नाम देते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म देते हैं। तो हमने ये कहां से निकाला है, देखो निकला ये कहां से, ये वाली वैल्यू जो फाइंड आउट हुई है, कहां से फाइंड आउट हुई है, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट हुई है फोरियर ट्रांसफॉर्म से। ठीक है, अब इसकी जगह ये वाला जो पार्ट है, इसकी जगह हम लिख लेते हैं एस। ये किसे डिनोट करता है, एस। एस हमारी क्या है, देखो ये वाली इमेजिनरी वैल्यू है, सिग्मा हमारी क्या है, रियल वैल्यू है। रियल प्लस इमेजिनरी को जोड़कर ये हमारा एक क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो एस हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। सिग्मा हमारी क्या है, रियल और पॉजिटिव वैल्यू है। जे ओमेगा क्या है, हमारा इमेजिनरी वैल्यू है। तो हमारा जो एक्स ऑफ एस बनता है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। ये फाइनल फॉर्मूला है जो हमें यूज करना है यही, लेकिन हमने इसको इस तरीके से करके दिखा दिया। तो ये हमारा क्या होता है, फाइनल फॉर्मूला होता है किसका, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो अगर कोई इसे फोरियर से कंपेयर करेगा, अगर कोई बच्चा फोरियर से कंपेयर करेगा, तो देखो फोरियर का फॉर्मूला ये था, एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स ऑफ टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। यही तो फॉर्मूला था। तो देखो अंतर बस कितना आया, जे ओमेगा का ही तो अंतर आया है केवल। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो भी फोरियर सीरीज का फॉर्मूला होता है, उसमें जहां भी e की पावर माइनस जे ओमेगा टी है, हमें जे ओमेगा को किससे रिप्लेस करना है, एस से रिप्लेस करना है। पर इसका मतलब ये नहीं होता एस बराबर जे ओमेगा, एस बराबर ये होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा। ठीक है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है। तो हमने इसमें एक एक्स्ट्रा कन्वर्जेंस ऐड करते हैं, जिससे लाप्लास हमारा क्या हो जाता है, सॉल्यूबल बन जाता है, कि हाँ मतलब उसे फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। इससे हम इजीली हम क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन है या कुछ भी, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसको जब सॉल्व कर लेंगे तब हम उसका आसानी से फोरियर ट्रांसफॉर्म भी लिख देते हैं। तो कुछ चीजें जिसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन नहीं हो पाता है, उसको हम क्या करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करके लाप्लास ट्रांसफॉर्म पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म भी उसका इजीली बता देते हैं। तो देखो बिल्कुल सेम सेम है, ओमेगा की जगह यहाँ पर एस से डिनोट हो गया, जे ओमेगा की जगह यहाँ पर एस टी से एस से डिनोट हो गया, टी अपनी जगह, डी टी अपनी जगह, बाकी सारी चीजें अपनी जगह होती हैं। तो ये हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है। अब देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमारा तीन तरीके से हम इसे कह सकते हैं। एक हम सिंगल वैल्यूड भी कह सकते हैं, या लेफ्ट साइडेड भी बोल सकते हैं। अगर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो लिखा उसका लेफ्ट साइडेड बताओ, राइट साइडेड बताओ, या बोथ साइडेड बताओ, ऐसे करके लिखा रहता है। और जो हम इसमें अभी मैंने आरओसी की बात करी थी, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, कि वहां तो हम टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी डोमेन देखते हैं, यहाँ हम क्या देखते हैं, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये जो हमारा सिग्मा होता है ना, सिग्मा, यही हमारा क्या बताता है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को डिफाइन करता है किसी भी क्वेश्चन के। तो हमें देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखो, कि अगर ये वन साइडेड लिखना है, वन साइडेड में दो होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइडेड होता है, एक राइट हैंड साइडेड होता है। तो जो बोथ साइडेड है, बोथ साइडेड का फॉर्मूला होता है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। ये तो होता है बोथ साइडेड। अगर हमें लिखना है लेफ्ट साइडेड या राइट साइडेड, तो राइट साइडेड में इस लिमिट को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। दो पार्ट में
ये तो जो फॉर्मूला है ये पूरे के लिए है ना, कि इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो पूरा है, 0 to इनफाइनाइट भी है, 0 to माइनस इनफाइनाइट भी है। तो ये तो हो गया राइट साइडेड, ये हो गया लेफ्ट साइडेड, ये 0 है, यहाँ प्लस इनफाइनाइट और यहाँ माइनस इनफाइनाइट। तो मैंने तो ये बोथ साइडेड के लिए लिखा था कंप्लीट फॉर्मूला, जिसमें रेंज माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जा रही है कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, जैसे कि ये हमने फॉर्मूला समझाने के लिए लिया था। तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के लिए हमने बोथ साइडेड लिखा। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा क्वेश्चन है या जिसमें हमें दिखाई दे रहा है कि ये केवल लेफ्ट साइडेड इसमें मिलेगा या राइट साइडेड मिलेगा, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, जब अगर किसी भी सिग्नल के साथ यूटी की मल्टीप्लाई हो जाती है तो हम कैसे डिफाइन करते हैं कि उसकी लिमिट हम अगर 0 से इनफाइनाइट भी लिख लें तो भी चल जाएगा, क्योंकि यूटी वाले में लेफ्ट में तो कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ अगर u ऑफ माइनस टी है उसमें इधर मिलेगा u से माइनस इनफाइनाइट, यहाँ राइट में कुछ नहीं मिलेगा। तो जहां राइट में मिल जाए वो राइट साइडेड, जहां लेफ्ट में मिल जाए वो लेफ्ट साइडेड। तो राइट वाला कहाँ मिलेगा? 0 टू इनफाइनाइट। तो ये हमारा कौन सा है? राइट साइडेड, वो बोथ साइडेड है। और अगर इसी को हम लिखें माइनस इनफाइनाइट टू 0, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं, ये है लेफ्ट साइडेड। अगर लिमिट चेंज करोगे, माइनस इनफाइनाइट को ऊपर पहुंचाओगे 0 के नीचे, तो यहाँ बस किसका साइन आ जाता है? माइनस का साइन आ जाता है, और एक्सट्रीम में भी माइनस का साइन आ जाता है, और कोई चीज चेंज नहीं होती अगर लिमिट चेंज करते हैं। ये हमने इंटीग्रेशन में लिमिट में भी देखा था। तो ये लेफ्ट साइडेड, राइट साइडेड, बोथ साइडेड। तो अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हमें लिखना है तो हम अपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के इतने फॉर्मूले भी लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट है, अगर किसी में तुम्हें पता है राइट साइडेड मिलेगा तो 0 टू इनफाइनाइट लिमिट लगाओ, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट लगाने की वहां क्या है? कोई नीड नहीं होती है। ठीक है। अब अगर इनवर्स ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिखना है, इनवर्स ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला सेम वैसे ही होगा जैसे हम फोरियर का इनवर्स करते हैं। इनवर्स ट्रांसफॉर्म क्या है? x ऑफ t, अभी तो x ऑफ s निकाल रहे थे, आप क्या करेंगे? x ऑफ t। इनवर्स फोरियर में भी तो उल्टा कर देते हैं। तो x ऑफ t इज इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यही तो है। तो अगर इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में तो 2 पाई आता था, यहां पर कितना आएगा? 2 पाई जे। फोरियर ट्रांसफॉर्म में आता था 1/2 पाई बाहर, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में, और इसमें क्या आएगा? 1/2 पाई जे। लिमिट सेम, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स ऑफ एस ई की पावर एस टी डी एस। यहाँ एस है तो अब यहाँ किसकी रेस्पेक्ट में हो गया? एस की रेस्पेक्ट में हो गया। ये हमारा क्या है? इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। किसी सिग्नल का हमें क्या करना है? अगर जो हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म मतलब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसका हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म करा हुआ है, अब उसका क्या करना है? इनवर्स करना है। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने ये निकाल दिया, तो हमारा ये ओरिजिनल क्या आ जाता है? सर्किट के वैल्यू आ जाती है। तो ये हो गया इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो देखो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की ये सारा क्या था? इंट्रोडक्शन था। इसमें हमने क्या बताया? इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया। सिग्मा प्लस जे ओमेगा का एक बार आपको चलो चार्ट सा भी ऐसे शो करके दिखा देते हैं। ये वैसे इतना सिलेबस में है नहीं, फिर भी बता रहे हैं। ये शायद स्टेबिलिटी वाले में भी बताया था, स्टेबल है या नहीं स्टेबल है, उसे पता करने के लिए भी ये चीज बताई थी कि ये हमारा क्या होता है? एस प्लेन होता है। एस प्लेन, एस प्लेन क्या चीज कही थी हमने? कि एस प्लेन क्या होता है हमारा? एक कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है, कॉम्प्लेक्स रेक्टेंगल प्लेन होता है। क्या है? कॉम्प्लेक्स रेक्टेंगल प्लेन, जिसमें ये वाली वैल्यू तो होती है सिग्मा की, ठीक है, ये वाली वैल्यू कौन सी है? रियल वाले की, और ये वाली वैल्यू किसकी होती है? इमेजिनरी एक्सिस जे ओमेगा की। तो सिग्मा को तो यहाँ दिखाते हैं, जे ओमेगा को हम यहाँ दिखाते हैं। अब इसमें 2-3 वैल्यूज होती हैं, एक पोल होते हैं और क्या होते हैं? जीरोज होते हैं। और पोल और जीरोज इस वाली लाइन पे भी लाई कर सकते हैं, इस वाली लाइन पे भी लाई कर सकते हैं। उसके हिसाब से हम स्टेबिलिटी वगैरह क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। पोल ये होता है 0, पोल को शो करते हैं क्रॉस से, 0 को शो करते हैं ऐसे 0 से, ठीक है। ये क्या होते हैं? जीरोस, और ये क्या होते हैं? पोल। अगर पोल हमारे लेफ्ट हैंड में रहते हैं
एस लेफ्ट हैंड में, तो हमारा सिस्टम क्या होता है, स्टेबल सिस्टम होता है। अगर पोल्स हमारे कहाँ हैं, लेफ्ट हैंड साइड में है पोल्स, तो ये हमारा सिस्टम कैसा होता है, स्टेबल होता है। मान लो कि कोई हम पे इक्वेशन ऐसे है, s माइनस a1 s माइनस a2 s प्लस लिख लो माइनस कुछ भी लिख लो, बस ये बताने के लिए है, s माइनस a3 डिवाइडेड बाय s माइनस b1 s माइनस b2 s माइनस b3 डॉटेड डॉटेड। तो ये जो ऊपर वाले हैं a1 a2 a3 ये तो होते हैं जीरोस, और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है वो होते हैं पोल्स। न्यूमरेटर वाला पार्ट होते हैं जीरोस, ये वाले हैं सारे जीरोस, और ये वाले हैं सारे पोल्स। ठीक है, तो ये अंतर होता है जीरोस और पोल्स में। तो जीरोस और पोल्स के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया ताकि हल्का फुल्का अंदाजा सा लग जाए। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी इसमें ही देखा जाता है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमारा क्या है। ठीक है, ये हो गया हमारा किसके बारे में, इनवर्स लाप्लास और लाप्लास के बारे में। अब हम पहले क्या पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन देखते हैं, और उस एक क्वेश्चन करने के बाद सेम जैसे जितने क्वेश्चन मैं बस एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, बाकी जितने मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म के बाद करवाए थे जस्ट समझाने के बाद, e की पावर माइनस एटी, e की पावर प्लस एटी यूटी, वो सारे आपको करके देखने हैं। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ करके दिखा देती हूँ, e की पावर, बल्कि ये भी आपको ट्राई करना है, e की पावर 80 ut लिख रखा है, xt बराबर क्या लिख रखा है, xt बराबर e की पावर माइनस 80 ut, और ये कह रहे हैं कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करके दिखाओ। तो अगर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करना है इस वाले का, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या चीज है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट xt e की पावर माइनस st dt, यही तो होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म। देखो यहाँ s में लिखते हैं इसलिए s यहाँ पर लिख रखा है। अब e की पावर माइनस 80 ut हमें पता है कैसा सिग्नल है, ये हमारा जो सिग्नल है वो कैसा है, राइट साइडेड है, राइट हैंड साइडेड है, इसका मतलब ut 0 टू इनफाइनाइट मिलता है। तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से 0 लिखने का यहाँ कोई फायदा ही नहीं है, तो सेम 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस 80, ut की वैल्यू कितनी होती है लिख लो, पर ut की वैल्यू 1 होती है, तो इसे लिखने की वैसे कोई नीड यहाँ नहीं थी। डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो इसका, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे, चलो लिख ही लो, बाकी सारे खुद करना है, इसलिए इसे बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। सेम 0 टू इनफाइनाइट लिमिट लगाओ, जब इनफाइनाइट लिमिट यहाँ पर लिखोगे, जब इनफाइनाइट लिमिट यहाँ पर लिखोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, और 0 पे क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट पे 0 और 0 पे 1, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। -1 आएगा, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हमने इसका फोरियर करा था, जब हमने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करा था, तो x ऑफ ओमेगा याद भी होगा हमें क्या मिला था, 1/a प्लस जे ओमेगा, बल्कि इसका हमने लास्ट टाइम जब फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्वेश्चन भी करके देखा था डायरेक्ट। तो 1/a प्लस जे ओमेगा a प्लस एस, तो देखो बस क्या रिप्लेस हुआ, जे ओमेगा और एस। तो ये अंतर है फोरियर ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। आधे से ज्यादा कुछ फॉर्मूलेस जो है वो बिल्कुल डायरेक्ट मिलेंगे, बस किससे रिप्लेस करना है, एस को जे ओमेगा से रिप्लेस कर दोगे तो आधे से ज्यादा फॉर्मूलेस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही मिल जाएंगे। तो जितनी हम अभी प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम है, बस एस को
जे ओमेगा से रिप्लेस करना है, बाकी सारे प्रूफ भी वही है पुराने वाले, तो इसलिए मैं आज प्रूफ नहीं करके दिखाऊंगी, सिर्फ प्रॉपर्टीज बताऊंगी। हमें चीज पता लग गई है कि जहां ऐसा है वो किससे हमारा रिप्लेस हो रहा है, जे ओमेगा से रिप्लेस हो रहा है, तो बहुत वाइडली हमें पढ़ने की नीड यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है, ऐसे सिग्नम फंक्शन को भी सॉल्व करना है। सिग्नम फंक्शन में क्या था, u ऑफ टी माइनस u ऑफ माइनस टी होता है सिग्नम फंक्शन, वो भी सॉल्व करना है। और ये आप सबको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, बस 2 कर लेना, चलो 1 कर दिया है, 2 कर लेना। नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे कि हमने सब में पढ़ी है, कौन सी, लीनियरिटी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, सेम, जो हमारा इस होमोजेनिटी और एडिटिविटी को क्या करे, फॉलो करे, वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी है। यहाँ भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा के हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जितनी थ्योरी पीछे लिखी थी वही थ्योरी हमें यहाँ लिखनी है कि x1t है, उसका माना हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना है, x ऑफ s है। x2t है, इसका हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म माना कितना है, x2s है। एक सिग्नल f x ऑफ 3 है, नेक्स्ट सिग्नल क्या है, x ऑफ 3 है, और उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो क्या है, x ऑफ 3s है। और हमने दूसरी चीज ये भी कह रखी है कि जो x ऑफ 3 है, x ऑफ 3 है, वो हमारा क्या है, इक्वल है a x1 ऑफ t के प्लस b x2 ऑफ t के। तब हमारा जो x3 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, क्योंकि ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, कि तब हमारा जो x3 ऑफ x होगा वो a ऑफ x1s प्लस b ऑफ x2s के बराबर होगा। और यहाँ कौन सी चीज साथ में अगर लिख दोगे तो ठीक है, पर इतना तुम्हारे सिलेबस में मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखने की भी नीड नहीं है। ROC भी लिखते हैं, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, केवल RR भी लिख के चलते हैं कि यहाँ पर अगर मान लो पहले वाला है उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस R1 है, दूसरे वाला है उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस R2 है, तो जो हमारी लीनियरिटी प्रॉपर्टी आएगी उसका लीनियर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, R1 इंटर कनेक्शन, मतलब कि एक यूनियन पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं कॉमन वाला, तो ये वाला साइन आ जाएगा कॉमन वाला कि इन दोनों का R1 और R2 के जो इंटरसेक्शन होगा, कॉमन को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, कि R1 इंटरसेक्शन R2 के इक्वल हो गए, ये वाले की जो नीचे वाली लीनियरिटी प्रॉपर्टी आ रही है वो। अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी का अगर प्रूफ करने को आता है, मान लो कि प्रॉपर्टी को प्रूफ भी करके बताओ, ऐसे तो एक्सप्लेन आता है, एक्सप्लेन लीनियरिटी प्रॉपर्टी, एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टी एंड दोस प्रॉपर्टीज, पर अगर आ जाता है एक्सप्लेन करने के लिए तो क्या करना है, सेम x3 ऑफ t से या x3 ऑफ s से स्टार्ट करना है, x1 ऑफ s की वैल्यू लिखनी है, x1 ऑफ s की वैल्यू की जगह सेम x2t की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, किसमें, जैसे हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म या फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म में फोरियर सीरीज पढ़ी थी, वही प्रूफ एग्जैक्टली सेम यहाँ पर करना है। सिर्फ अंतर कितना है, जे ओमेगा की जगह कितना लिखना, s, इतना सिर्फ डिफरेंस है, बाकी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम करनी है जैसे हमने पहले करी थी, इसलिए हम प्रूफ करके नहीं दिखाएंगे। तो ये हो गई हमारी कौन सी प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी में हमने क्या बताया कि अलग अलग, अगर हम a की मल्टीप्लाई पहले में कर दें, दूसरे में b की मल्टीप्लाई कर दें, एक तो ये मल्टीप्लिकेशन का रूल हमने बता दिया कि अगर हम नॉर्मल सिग्नल में भी किसी की मल्टीप्लाई करते हैं,
ए किसी कांस्टेंट की, तब जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा उसमें भी उतने की ही मल्टीप्लाई होकर आता है। साथ में हमने एडिटिविटी भी बता दी, मल्टीप्लाई वाले को होमोजेनिटी भी कहते हैं। साथ में ही हमने एडिटिविटी भी बता दी कि अगर हम अलग अलग सिग्नल को जोड़ रहे हैं तो अगर उसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म करके जोड़ें तो जितना हमने पहले जोड़ा था और वो बाद में जोड़ के क्या आती है, वैल्यू सेम ही आती है। और दोनों प्रॉपर्टी को साथ में कर दिया तो ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी किसकी बन जाती है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ये पूरी हमारी बन जाती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लीनियरिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम कौन सी पढ़ते हैं, टाइम शिफ्टिंग। पहले टाइम शिफ्टिंग पढ़ते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग पढ़ेंगे। टाइम शिफ्टिंग, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था लास्ट में, सेम जो फोरियर में करा था वही चीज हमें यहाँ पर करनी है। सेम जो इसमें हमने किसमें करा था, फोरियर में करा था, वही चीज हमें यहाँ करनी है कि अगर कोई सिग्नल हमारा क्या है, xt है, और उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो कितना है, x ऑफ s है। तो अगर हमारा t माइनस टी नॉट का या फिर t प्लस टी नॉट का फेज शिफ्ट आता है और टाइम शिफ्ट आता है, तो हम क्या करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, e की पावर वाले पार्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसमें, x ऑफ s में। यही चीज हमने पहले पढ़ी थी, यही चीज हम अब पढ़ेंगे कि e की पावर में जितनी यहाँ चीज रखी है उससे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो t माइनस था तो क्या कहा था, e की पावर माइनस, पहले क्या था, j ओमेगा था, अब तुम्हारा क्या आ जाएगा, st आ जाएगा। तो यहाँ माइनस का शिफ्ट हुआ है तो यहाँ भी माइनस का शिफ्ट होगा, माइनस एस टी नॉट एक्स ऑफ एस। तो इसमें क्या चीज होती है, सेम सेम क्या हुई है, यहाँ पर टाइम शिफ्टिंग हमारी यहाँ पर हुई है। यहाँ भी हम कहेंगे कि मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन एंगल में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। सेम जो चीज हमने पहले कही थी, यहाँ पर e की पावर प्लस एस टी नॉट, जितने का टाइम शिफ्ट हुआ है वही हमारा किस में आ जाता है, पावर में आ जाता है। बाकी जो हमारा नॉर्मल सिग्नल का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वही लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका रहेगा। मैग्नीट्यूड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ इफेक्ट इसमें पड़ता है हमारा फेज शिफ्ट में हमारा इफेक्ट पड़ता है, एंगल पे हमारा इफेक्ट पड़ता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, टाइम शिफ्टिंग। यहाँ सेम चीज हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को हम ऐड करके एक नया फॉर्मूला यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम क्या भी कर सकते हैं, ऐड करके नया फॉर्मूला भी यहाँ पर डेराइव कर सकते हैं। इसको e की पावर माइनस एस टी नॉट को हम क्या भी लिख सकते हैं, e की पावर माइनस सिग्मा प्लस जे ओमेगा टी नॉट भी लिख सकते हैं, और इसको और एक्सप्लेन करके क्या लिख सकते हैं, माइनस सिग्मा टी नॉट इंटू ई की पावर। इस तरीके से भी इसको यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या कहेंगे कि देखो ये जे ओमेगा टी इसमें ऐड हुआ है ना, एक्स्ट्रा चीज। और जब हम फोरियर पढ़ रहे थे तो फोरियर में भी जे ओमेगा टी एक्स्ट्रा क्या हो रहा था, मल्टीप्लीकेशन हो रहा था ना। तो हम क्या कहते थे कि जे ओमेगा टी की मल्टीप्लीकेशन होने से किस पे इफेक्ट पड़ जाता था, फेज पे। तो यहीं से बस हम कहेंगे कि इसकी वजह से ये किसको इफेक्ट करता है, फेज को इफेक्ट करता है। ये बात मैंने वैसे स्टार्टिंग में ही बोल दी थी कि यहाँ भी हमारा क्या होगा, ये किसको इफेक्ट करेगा, फेज को इफेक्ट करेगा। और इस वाले की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ ये वाली चीज तो सेम रहेगी जो पहले है, लेकिन इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एडिशन इन मैग्नीट्यूड। इसकी वजह से ये वाली एक रियल क्वांटिटी है ना, सिग्मा, सिग्मा हमारी क्या होती है, रियल क्वांटिटी। पहले भी बताया था कि ये रियल और पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये हमारा क्या कर देता है, मैग्नीट्यूड में एडिशन कर देता है। ठीक है, ये हमारा हो गया टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है, चलो टाइम शिफ्टिंग और फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग एक साथ पढ़ लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल सेम सेम फॉर्मूले हैं तो कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। या टाइम रिवर्सल पढ़ सकते हो यहाँ पर,
या फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग जिसे पहले पढ़नी है ताकि फॉर्मूले एक साथ याद हो जाए, तो उसके लिए की प्रॉपर्टी में हल्का सा डिफरेंस होता है, सिर्फ किसका, जब भी टाइम शिफ्टिंग आती है तो साइन सेम रहता है, जितने से टाइम शिफ्ट हुआ टी नॉट उतना ही वहां पर जाता है एग्जैक्ट, क्योंकि टाइम शिफ्टिंग में टी बराबर वैल्यू आती है ना, कितना टाइम शिफ्ट हुआ है। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग अपोजिट होती है, कि जितने की वहां मल्टीप्लाई हो रही है उतने के अपोजिट वाला शिफ्ट किस में आएगा, वहां पर आएगा, साइन चेंज हो जाता है। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग यही पढ़ लो ताकि डिफरेंशिएट हो जाए। यहाँ पहले टाइम रिवर्सल भी पढ़ सकते थे, क्योंकि लास्ट में हमने टाइम रिवर्सल पहले पढ़ाई थी। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग थ्योरम बोला था ना, कि यहाँ तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग थ्योरम बोल दो या फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमने क्या कहा था, एक्स ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा कितना होता है, एक्स ऑफ एस होता है। तो अगर यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन, जब हमने फोरियर सीरीज पढ़ी थी तो इसे किस में लिया था, कि अगर हम किसी सिग्नल की कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या एक्सपोनेंशियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होता है। लेकिन जब हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा और अब लाप्लास पढ़ रहे हैं, इसे हम किस में ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग थ्योरम में ले लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग थ्योरम एक तरीके से यही होती है कि जब किसी सिग्नल में मल्टीप्लाई हो रही है किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो चाहे हम इसे मल्टीप्लिकेशन विद कॉम्प्लेक्स नंबर कहें या फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग कहें, एक ही बात है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी और फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी। तो e की पावर st से हमने मल्टीप्लाई करी किसमें, एस नॉट लगा दो, क्योंकि एस टी तो पहले भी है, e की पावर एस नॉट टी से हमने एक्स टी में मल्टीप्लीकेशन कर दी। तो हमारा जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो एक्स ऑफ क्या हो जाता है, एस, यहाँ प्लस एस की मल्टीप्लाई करिए ना, माइनस एस नॉट, इतना यहाँ पर हो जाता है। तो ये हमारी है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, कि यहाँ फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाता है, शिफ्ट आ जाता है कितने का, जितने की हमने यहाँ पर क्या करी है, मल्टीप्लीकेशन करी है। तो यही फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग ये कहाँ शो कर देता है, अपने आंसर में शो कर देता है। ऐसी अगर e की पावर माइनस एस नॉट ऑफ टी की करी होती मल्टीप्लीकेशन, तो जो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता तो हमारा कितना होता, एक्स एस नॉट। ये हमारा देखो ये क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। मतलब फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी जितनी है हमारी, एस हमारी सिग्मा प्लस जे ओमेगा ही तो है, तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग हमारी कितने की आती है ये बता दी। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होगी, जितने का शिफ्टिंग से मल्टीप्लाई करी है उतना ही शिफ्टिंग आ जाएगी। बस डिफाइन रखना है, यहाँ माइनस एस है तो यहाँ प्लस एस होता है, यहाँ एस नॉट है तो यहाँ पर कितना होता है, माइनस एस नॉट हो जाता है। साइन जस्ट कैसे हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एस नॉट चलो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस छोड़ दो, क्योंकि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हम यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं। नेक्स्ट है टाइम रिवर्सल या स्केलिंग। अच्छा टाइम स्केलिंग भी रह गई थी, इससे पहले हम स्केलिंग पढ़ सकते थे। चलो अब पढ़ लेते हैं टाइम स्केलिंग। स्केलिंग भी बिल्कुल सेम जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। स्केलिंग में हमने क्या पढ़ा था, एक्स टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, एक्स ऑफ एस। तो अगर हम एक्स ऑफ ए टी कर देते हैं, अगर हम क्या कर देते हैं, एक्स ऑफ ए टी, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी क्या हो जाती है, स्केलिंग हो जाती है। कैसे हुई थी स्केलिंग, 1/a, ये सिंपल है। स्केलिंग में हमने क्या करा था, सेम फोरियर ट्रांसफॉर्म में जो करा था वही कर रहे हैं यहाँ पर, कि अगर ए से स्केलिंग हो जाती है सिग्नल में तो हमारा जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी स्केलिंग हो जाती है। तो स्केलिंग का मतलब क्या होता है, t इज इक्वल्स टू जो भी आगे होगा 1/a हो जाएगा ना, तो सेम हुआ है t इज इक्वल्स टू 1/a, तो 1/a का मॉड्यूलस s/a का वैल्यू, मतलब x ऑफ s/a। तो बस रिप्लेस किससे कर दिया, s/a से रिप्लेस कर दिया है यहाँ पर। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, स्केलिंग की प्रॉपर्टी होती है। तो ये स्केलिंग प्रॉपर्टी हो गई। फाइव,
टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल में क्या चीज होती है, टाइम का जस्ट अपोजिट हो जाता है। टाइम का जस्ट अपोजिट का मतलब क्या है, t इजिकल्स टू माइनस टी कर देते हैं, तो जितना फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो भी किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जैसे xt का मान लो फोरियर ट्रांसफॉर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म, पहले भी कहीं फोरियर तो नहीं लिख दिया, यहाँ पे फोरियर लिख दिया, इसे लाप्लास लिखना। लाप्लास, लाप्लास xt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा कितना है, एक्सेस। ठीक है, तो अगर हम इसका टाइम रिवर्सल करते हैं तो सेम टाइम रिवर्सल कितने का हो जाता है, तो ये हमारा टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी है कि अगर हम t इजिकल्स टू माइनस टी रख देते हैं, कोई भी क्वेश्चन है फॉर्मूला वहां पर लिखा आएगा कि हम टाइम को रिवर्सल कर रहे हैं, या फिर ऐसे आ जाए e की पावर माइनस 2t प्लस 3, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन अगर आ जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, -2 भी तो करना पड़ता है ना, तो -2 मतलब यही है -t, पहले स्केलिंग हो रखी है, स्केलिंग के बाद देखो -2, तो ये होता है टाइम रिवर्सल। तो टाइम रिवर्सल बस क्या करेंगे, जो भी ये वैल्यू निकल के आएगी उसके आगे कितना लगा देंगे, s को -s से हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल हम करके दिखाते हैं, जैसे e की पावर माइनस 3t ut, ये हमें दे रखा है, e की पावर माइनस 3t ut दे रखा है। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर लिखेंगे तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, अभी अभी नीचे देखा था, e की पावर माइनस एस टी से कंपेयर कर सकते हैं इसे कि e की पावर ये क्या है, माइनस एटी, चलो एटी से करो, e की पावर माइनस एटी है। इसका जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमने क्या देखा, 1/a प्लस एस, तो a कितना है हमारा 3 और s कितना है s, तो a हमारा 3 है, तो 3 प्लस s, इसकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, x ऑफ t है ये, अब x ऑफ माइनस टी अगर कर दें, इसका क्या कर दें, अगर टाइम रिवर्सल कर दें, तो टाइम रिवर्सल का मतलब क्या है, यही तो हमारा टाइम रिवर्सल है। टाइम रिवर्सल में t की जगह हमने कितना रख दिया, -t कर दिया, तो -3t तो हो गया 3t, u ऑफ t कितना हो गया, u ऑफ -t हो गया। तो अगर इसका हम फॉर्मूला लगाएं, इसका अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/3 माइनस s, ये हमने कहाँ देखा था, जब पहले फॉर्मूला निकाले थे 1/a माइनस जे ओमेगा हो जाता है ना, जब e की पावर 80 u ऑफ माइनस टी होता है। तो देखो अगर हम इस फॉर्मूले में डायरेक्ट टाइम रिवर्सल लगा दूं और s को -s से रिप्लेस कर दूं, तो आंसर यही तो आएगा 1/3 माइनस s, और प्रूफ करके भी यही आ रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारी प्रूफ हो रही है। तो मैंने तो डायरेक्ट कर दिया, आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है, फिर डायरेक्ट प्रॉपर्टी से बताना है कि खाली s को -s से ही तो रिप्लेस करना था, s को -s से ही तो रिप्लेस करना था, आंसर हमारा आ जाता। तो ये है टाइम प्रॉपर्टी, टाइम रिवर्सल। सिक्स हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन, या कॉन्वोल्यूशन भी बोल दो इसे, मल्टीप्लीकेशन भी बोल दो। जैसे हमने लास्ट में कहा था कि मल्टीप्लीकेशन के अंदर कॉन्वोल्यूशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों पढ़ सकते हैं, या कॉन्वोल्यूशन को यहाँ पर पढ़ लो, अलग से पढ़ लो, कोई भी बात इसमें नहीं होती। मल्टीप्लीकेशन, या किसी किसी बुक में क्या लिखा होगा, कॉन्वोल्यूशन भी यहाँ पर लिख रखा होगा। तो मान लो दो हम पे सिग्नल है, x1t
और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा कितना है x1s। दूसरा सिग्नल हमारा है x2t, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा है x2s। ठीक है, एक ये x1s, एक का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, एक x2s दूसरे का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। इस कंडीशन में देखो दो चीज कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लीकेशन तो सिग्नल की हमने कर दी थी, या तो इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन कर सकते हैं या इन दोनों का क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। दोनों में से एक चीज हमें यहाँ करनी है। पहले करते हैं कॉन्वोल्यूशन, पहले क्या करते हैं इसका कॉन्वोल्यूशन, convolution of two signal then Laplace transform x1t convolution of x2t। जिसे लाप्लास फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी याद है वो कोई भी बच्चा ये सारी प्रॉपर्टी 2 मिनट में कर सकता है। एग्जाम के लिए भी ये बहुत इजी हो जाता है, चाहे उसकी प्रॉपर्टी है इसकी प्रॉपर्टी है, एस को जे ओमेगा से रिप्लेस करना है, प्रूफ वगैरह एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल सेम प्रूफ है। बस वहाँ टी की बात होती है, यहाँ कोई बच्चा टी की बात नहीं करेगा, वहाँ टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी डोमेन की मतलब फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम रहने वाली बात होती है। यहाँ बात तो चलती रहती है ROC की, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, आर जो बोलते हैं, लेकिन इतना मैंने उसे यहाँ पर समझाया नहीं है, डायरेक्ट बस ये बात बता दी। तो जब हम सीरीज पढ़ते थे फोरियर तो वहां तो टाइम पीरियड टी से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन जब हमने ट्रांसफॉर्म पढ़ा था वहां किसी से मल्टीप्लाई नहीं करा था, बस जो दो सिग्नल थे उनका डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर दिया था। तो ये तो होता है कॉन्वोल्यूशन में। अगर कभी भी दो सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन हो रहा है और उन दोनों सिग्नल का हम अलग अलग ट्रांसफॉर्म हमें पता है, तो डायरेक्ट कॉन्वोल्यूशन का जो आंसर आता है वो क्या आता है, दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आता है। चाहे हम कॉन्वोल्यूशन करके भी देख लें, हम दो सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन करके भी देख लें, हम क्या देखेंगे, बिल्कुल आंसर वही आएगा जो उसका लाप्लास निकालने के बाद मल्टीप्लीकेशन करके आता है। सिंपल दो सिग्नल लो, उनका कॉन्वोल्यूशन कर लो, आंसर देख लो, फिर उन दोनों का अलग अलग लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर दो और फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो हम क्या देखते हैं, आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आता है। ठीक है, सेकंड है एग्जैक्टली मल्टीप्लाई ही करनी है अब, इसलिए कुछ कुछ जगह मल्टीप्लीकेशन से अलग ही दे रखी होती है कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी। तो अगर हम मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो मल्टीप्लीकेशन में क्या है, x1 ऑफ t मल्टीप्लाई x2 ऑफ t। तो इनका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना आता है, पहले हमने क्या करा था, 1/2 पाई करा था ना, यहाँ 1/2 पाई के साथ किसकी भी डिवाइड होता है, 1/2 पाई जे, क्यों, जैसे हमने इनवर्स में करा था। एक तरीके से इसका इनवर्स ही तो हो रहा है ये, जब हमने इसका इनवर्स करा तो हमें क्या मिल गया, मल्टीप्लाई मिल गया। तो इसका जब इनवर्स करेंगे तो बाहर क्या टर्म आ जाती है, 1/2 पाई जे कॉमन आ जाता है। ऐसे याद रख लो, इनवर्स लाप्लास के फॉर्मूले से ही ये आया है। तो 1/2 पाई जे, लेकिन अंदर अब इन दोनों का क्या हो जाता है, कॉन्वोल्यूशन हो जाता है। ये है आंसर। तो मल्टीप्लीकेशन में कॉन्वोल्यूशन होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म होने के बाद, कॉन्वोल्यूशन में मल्टीप्लीकेशन होती है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में 1/2 पाई जे की मल्टीप्लाई होती है टोटल में, लेकिन जब कॉन्वोल्यूशन करते हैं तो 1/2 पाई जे की मल्टीप्लाई नहीं होती, बल्कि डायरेक्ट सिंपली ही हमारा क्वेश्चन लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी हो गई किसकी, मल्टीप्लीकेशन की। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन 6 नंबर, सेवेंथ हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन की ना हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी एक ही पढ़ी थी, क्योंकि कुछ बुक्स में एक ही दे रखी थी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो मैंने सिर्फ एक ही बता दी थी। यहाँ भी एक मेन है, दूसरी वाली भी हम पढ़ लेंगे, डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन एंड डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। दोनों में थोड़ा बहुत क्या आ जाता है यार, डिफरेंस आ जाता है। तो फर्स्ट ये है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन पहला जब हम किस में पढ़ रहे हैं, टाइम डोमेन में, डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन। तो जब हम डिफरेंशिएशन किस में देखते हैं, टाइम डोमेन में देखते हैं, तब क्या करना है, तो अगर हम पे एक्स टी है, सेम पहली वाली लाइन तो सब में सेम ही लिखनी है कि उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना है, एक्स ऑफ एस है। तो जो काम हम किस में करते हैं, जो काम हम कर रहे थे अभी तक किस में, फोरियर में, वही हम यहाँ करना है। टाइम डोमेन का मैंने फोरियर में भी एग्जैक्ट बताया था। तो टाइम डोमेन में चाहे डिफरेंशिएशन हो इंटीग्रेशन हो, दोनों का बिल्कुल क्या है, सेम है। फ्रीक्वेंसी डोमेन का लास्ट में नहीं बताता, आज यहाँ बता देंगे, वही किस में कर देना, फोरियर ट्रांसफॉर्म में कर देना। तो अगर हम
इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा, कोई भी सिग्नल है अगर आपको पता चल रहा है अच्छा इसका डिफरेंशिएशन होके ये आया है, जैसे हम ट्रायंगुलर सिग्नल होते हैं उसका डिफरेंशिएशन करके स्क्वायर में कर देते हैं, या हमारे सॉटूथ वेव फॉर्म होते हैं हमें पता है इंटीग्रेशन करके ये इसका आएगा, तो डायरेक्ट भी हम वहां पर प्रॉपर्टी लगा के क्या निकाल सकते हैं, आंसर लगा सकते हैं। तो अगर किसी सिग्नल का डिफरेंशिएशन होता है और उसका हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म करें तो क्या बताया था, एक्स ऑफ एस तो ये आता ही है, साथ में किस चीज की मल्टीप्लाई हो जाती है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होती है, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। वहां पर जे ओमेगा था, यहाँ पर एस है, जितने टाइम ये आता जाएगा उतने टाइम ही यहाँ ये वैल्यू क्या होती जाती है, ऐड होती जाती है, प्लस इसमें क्या भी ऐड होता जाता है, जो भी उसकी इनिशियल वैल्यू है वो भी इसमें क्या होती रहती है, ऐड होती रहती है। ठीक है, ये वैल्यू एक्स्ट्रा चाहे यहाँ लिखो, ये वैल्यू चाहे एक्स्ट्रा यहाँ मत लिखो, कि ये वैल्यू भी यहाँ पर क्या होती जाती है, ऐड होती जाती है, माइनस की माइनस वैल्यू भी यहाँ पर क्या होती जाएगी, ऐड होती जाएगी। एस डॉट एक्सेस, तो जो जस्ट उससे पहली वाली है, जो जस्ट इस वाले से क्या है, पहली वाली है, वही वैल्यू उसमें क्या होती जाएगी, ऐड होती जाएगी। ये चीज हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। चाहे इस एक्स्ट्रा पार्ट को मत भी लिखो, ये सारा पार्ट आखिरी में क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो इसे मत भी लिखो, पर कुछ बुक्स में दिखा देते हैं इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। डबल डिफरेंशियल कर रहे हैं अगर, एस का क्या होगा, स्क्वायर एक्स ऑफ एस। अब यहाँ पर क्या माइनस होगी, जस्ट इससे पहले वाली, तो एक्स एस स्क्वायर से पहले क्या आता है, एस आता है, तो अब जो चीज माइनस होगी वो क्या होगी, एस वाली चीज माइनस होगी, लेकिन क्या चीज सेम रहेगी, यहाँ एस का था, यहाँ जीरो ही आएगा, यहाँ कितना आएगा, जीरो ही आएगा, और ये चीज और पहले हो गई, जीरो माइनस कर दो, जीरो माइनस मतलब जीरो से छोटी, ये जीरो पे, ये एस पे, तो एस एक वैल्यू हो गई, एक जीरो हो गई, वो हो गई, वहां एस था उससे पहले वाली वैल्यू कितनी हमने क्या दी थी, जीरो। तो ऐसे डॉटेड डॉटेड करते करते ये एस एन आएगा, तो ये एस एन माइनस वन आएगा, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, आखिरी में जाते जाते तो एन माइनस एन आएगा ही, और एन माइनस एन कितना हो जाएगा, जीरो। तो एन माइनस एन जो जीरो होता है उसी को हमने खाली एक्स लिख रखा है। इसका मतलब क्या है, एस की पावर एन माइनस एन जीरो, और एस की पावर जीरो कितनी होती है, वन। तो ये जो है ना, ये जीरो है एस की पावर, और ये एस की पावर कितनी है, वन। तो जस्ट वन इससे क्या है, पहले वाली पावर लिखनी है, और उसके साथ जो उससे पहले जीरो पे है, जीरो वाले पर उसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ऐसे लिखते हुए चले जाते हैं। अब एन तक का ऐसे करके डॉटेड डॉटेड करके हम क्या कर सकते हैं, आगे तक लिख सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करने के बाद डॉटेड डॉटेड करके हम क्या कर देते हैं, आगे तक इस वैल्यू को लिख देते हैं। चाहे ये सारे जीरो माइनस मतलब जीरो डैश डैश लगा दो, या जीरो डैश की जगह ये सब क्या चल रहे हैं, डिफरेंशिएशन ही तो चल रहे हैं, तो चाहे यहाँ एक्स पे डैश लगा दो। ठीक है, तो चाहे यहाँ एक्स पे डैश लगा दो, चाहे जीरो पे, किसी पे भी यहाँ डैश लगा के दिखा सकते हो इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। तो खाली अगर इतना सारा भी नहीं लिखना है, कोई बच्चा यहाँ तक भी लिखेगा ना इतना, तो भी सही है, इतना लिखने की भी नीड नहीं है, खाली समझाने के लिए था। अगर बुक्स में होता है तो कि डिफरेंशिएशन क्या करता जाता है, डीसी वाले पार्ट को रिमूव करता जाता है, इसलिए माइनस ऑफ एक्स नॉट यहाँ पर ऐड करते जाते हैं, डीसी पार्ट को ये क्या करते जाता है, रिमूव करता जाता है। ये हमारी क्या हो गई, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी हो गई। नाइन्थ नंबर ही था, जो भी नंबर है नंबर देख लेना। इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी,
पहले दोनों प्रॉपर्टी एक सी है इसलिए साथ में देख रहे हैं, फिर टाइम डोमेन वाली देखेंगे। इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी में क्या करना होता है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में क्या चीज थी, डिवाइड कर देना था यहाँ पर। इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स टी डी टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस। इतना तो नॉर्मल इंटीग्रेशन हमने किस में देखा था, पहले वाले में भी देखा था। इसमें क्या जुड़ गया था, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जुड़ गया था ना, वहां पर हमने क्या करा था, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ दिया था। तो यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट साथ में ऐड करके दिखा सकते हैं। क्या करेंगे, इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते हैं, और इंटीग्रल कांस्टेंट बोल के यहाँ पर भी हम उसको क्या कर सकते हैं, साथ में जोड़ सकते हैं, या फिर इतना भी लिख दोगे तो क्या होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो एन टाइम तक अगर ये इंटीग्रेशन होगा तो एन टाइम तक जो इंटीग्रेशन करके वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इतनी बस इसे समझने के लिए लिख देना कि एन टाइम्स तक हम करते हैं तो इतना होता है। तो हमारी कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी कहा था कि चाहे अलग लिख लेना चाहे साथ में लिख लेना, कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो क्या करते हैं नेक्स्ट, अब जो इसी का ही इंटीग्रेशन का तो ऐसे ही रहने देंगे, डिफरेंशिएशन को एक बार टाइम डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में और देखेंगे, और उसके बाद देखते हैं फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू थ्योरम, दो थ्योरम आती हैं, तो उसको अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर को हम इसी टॉपिक के साथ खत्म करते हैं। अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।